नमस्ते। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये सुनते हैं आज सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी दुनिया। मिसेस चोपड़ा की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गईं। उन्होंने रुंधे हुए गलों से कहा, रामेश्वर बाबू, दुनिया इतनी अकृतज्ञ है मुझे मालूम ना था। इसके आगे वो कुछ बोल ना सकी। मैंने सांत्वना के स्वर में कहा कि खैर, आप इन बातों पर कुछ ध्यान ना दें। एक सच्चे हितैषी के नाते मैंने आपको केवल सचेत कर दिया है। मैं आपके ही सामने अधिक क्या कहूँ, परंतु कभी कभी क्रोध आ जाता है और रोके नहीं रुकता। अभी निमंत्रण की लिस्ट में उन लोगों का भी नाम देखकर मैं अपने क्रोध को संवरण ना कर सका और इतनी बातें आपके सामने कह दी। किंतु फिर भी मैं आपसे अंतिम निवेदन यही करूंगा कि जिसे आप अपना हितैषी समझती हैं, वो आपकी भूल है। यही लोग जो आपके सामने बहुत गुल मिलकर सज्जनता का स्वरूप रखकर आपसे बातें कर रहे हैं, बाहर ना जाने कितनी बुरी बातें बकते हैं। मिसेस चोपड़ा ने कहा कि अब तो निमंत्रण जा चुके हैं, फिर भी आप जो कुछ कहें मैं उलटफेर करने को तैयार हूँ। उनकी आवाज भारी, चेहरा विवर्ण और आंखें लाल थी। मैंने कहा, अब तो उलटफेर करना ठीक ना होगा, परंतु आगे का आप ख्याल रखें। नर रूपी पशुओं से आप जितनी दूर रहे उतना ही अच्छा है। कहकर मैंने अपने घर की राह ली। जाड़े के दिन थे, रात के 10 बज रहे थे। अभी भी नारायण क्लब में रोशनी थी। मैंने सोचा कि चलकर देखूं तो सही कि यहाँ इतनी रात तक क्लब में कौन कौन महाशय विराजमान है। साइकिल दरवाजे पे टिकाकर मैंने अंदर कदम रखा ही था कि मिस्टर शुक्ला दौड़कर मुझसे लिपट आए। बोले, आइए आइए रामेश्वर जी, ये सब कुशल है ना? आप तो बहुत दिन बाद दिखे। मिस्टर रामलाल ने आंख मारते हुए कहा कि अरे भाई, आजकल तो ये बड़े घर के मेहमान हैं। हम लोगों के पास तक आने का समय नहीं है इनके पास। जब उधर से छुट्टी मिले तब तो आए। प्रेम नारायण ने चुटकी ली। बोले कि भाई, किस्मत इसी को कहते हैं। हम लोग चक्कर ही लगाते रह गए और हजरत ने वहां ऐसा रंग बांधा कि वहां किसी दूसरे की पहुंच ही नहीं हो सकती। कहते कहते उसने मेरी पीठ ठोकी। इसके विषय में कटुक्तियां थीं, मैंने सब समझ लिया था। फिर भी कुछ अनजान बनते हुए बोला कि तुम लोगों की बातें मेरे समझ में नहीं आई। पहेली की तरह मत बुझाओ, साफ साफ कहो। इस बड़े घर की मेहमानदारी मिली है मुझे। सुना है कल मिसेस चोपड़ा के लड़के का जन्मदिन है और बड़ा भारी आयोजन किया जा रहा है। 150 आदमियों को चाय पार्टी के लिए निमंत्रण भी बांटे गए हैं। सच है ना रामेश्वर जी? मिस्टर शुक्ला ने पूछा। मैंने कहा कि सच भी हो सकता है और झूठ भी। मैं ठीक नहीं कह सकता, पर मिसेस चोपड़ा के लड़के की वर्षगांठ और आप लोगों की इन उड़ी उड़ी बातों का क्या संबंध है? मैं तो आपकी पहेली का अर्थ पूछ रहा था जो कि आपने मुझे अभी बुझाई है। बनो ना दोस्त, अभी वहीं से आ रहे हो और कहते हो मुझे मालूम नहीं। हम लोग हिस्सा तो लगाते आते नहीं, फिर सच सच कहने में क्यों संकोच करते हो? एक कुटिल हंसी के साथ प्रेम नारायण ने मुझसे कहा। मेरे बदन में तो आग लग गई, फिर भी मैंने अपने क्रोध को दबाया। मैंने सोचा कि भला देखूं तो सही, ये लोग किस हद तक जाते हैं। मैंने पूछा कि क्या आप लोग मिसेस चोपड़ा के विषय में कुछ और कहना चाहते हैं? मिस्टर शुक्ला कुछ गंभीर होकर बोले कि हाँ भाई रामेश्वर, हम नहीं चाहते कि तुम भी उस भूल भुलैया में भूले भूले फिरो। मिसेस चोपड़ा को कौन नहीं जानता? सारे शहर में तो उसकी चर्चा है। एक नज़र में तो वो लोगों को पागल बना देती है। वो औरत नहीं, जादूगरनी है। क्या उन्हें ये बातें ना मालूम होंगी? प्रेम नारायण बोला कि अरे मालूम क्यों नहीं है? मिस्टर
चोपड़ा को भी सब मालूम है। औरत की कमाई पर तो इतना बड़ा मकान खड़ा हो गया है, नहीं तो 450 में आजकल क्या होता है। मिसेस चोपड़ा को देखते नहीं, रेशम छोड़कर दूसरी बात ही नहीं करती। देखा नहीं कि किस ठाठ से निकलती है। बड़े सदा कीमती पहनती है। घर में 4-6 नौकर हैं, ये उन्हीं की कमाई है। नहीं तो मिस्टर चोपड़ा के 450 में ये पूरा ना पड़ता भाई साहब। रामलाल ने बड़ा घृणा भरे स्वरों में कहा, भाई साहब मुझे तो उसकी शक्ल से नफरत है कि उसे तो यदि गृहस्थ ना कहकर वैश्या कहा जाए तो ठीक होगा। पुरुष से ऐसी बेशर्मी से बात करती है, उनके साथ ऐसे खुलेआम फिरा करती है कि कोई वैश्या ही क्या करेगी। पढ़ी लिखी औरतें क्या हमने नहीं देखी। पास की ही मेज पर बैठे हुए दो सज्जन चाय पी रहे थे। अब तक इधर की बातें चुपचाप सुन रहे थे। शायद बात सहन शक्ति की सीमा के से शहर चली गई थी। इसलिए एक सज्जन ने कहा कि बहुत बढ़ चढ़ के बातें तो ना करिए। यदि आप लोग जरा ही पुचकारे जाएं तो कल से मिसेस चोपड़ा की जूतियां चाटने को तैयार हो जाएंगे। आप इतना बकते हैं तो कहिए, आपके पास प्रमाण है कि मिसेस चोपड़ा का चाल चलन खराब है। मिस्टर रामलाल के मुंह पर जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया। मिस्टर भगवती प्रसाद को देखकर वे जरा सा सकुचाए। बोले कि आप क्या जाने, मुझे तो सब मालूम है। ये इतने आदमी जो कहते हैं, क्या सब झूठी है? भगवती प्रसाद ने बड़े तेज स्वर में कहा, मैं उन्हें आज से 20 साल पहले से जानता हूँ। उनका तो परिचय भी उनसे नहीं है, पर मैं तो उनके साथ वर्षों से रहा हूँ, एक साथ एक मकान में। हाँ, वो जिस प्रकार के वातावरण में पली हैं वैसा ही उनका स्वभाव भी है। पर्दा उनसे ना बचपन में किया गया और ना वो अब कर सकती हैं। उसकी नज़रों में स्त्री पुरुष समान है, इसलिए वो सबसे खुलकर प्रेम पूर्वक मिलती है। यही उसके आचरण का दोष है। किसी भी सुधार के काम में पुरुषों से भी सदा 2 कदम आगे रहती है। यही उसकी कमजोरी है। कहते कहते भगवती प्रसाद का चेहरा आरक्त हो गया। सब लोग चकित दृष्टि से उसकी ओर देख रहे थे। हम लोगों को अनुमान भी ना था कि भगवती प्रसाद भी मिसेस चोपड़ा से परिचित होंगे, क्योंकि हम लोग उन्हें परदेशी समझते थे। वे लाहौर से भी अभी 2 महीना पहले ही आए थे। कुछ देर ठहर कर वो फिर बोले, लेकिन कहने वालों की जबान पर लगाम कौन लगाए? चमड़े की जबान ठहरी, जिधर चाहा उधर हिला दिया। सत्येंद्र बीच में ही बात काटते हुए बोले कि पर आप क्यों नाहक इन लोगों के मुंह लगते हैं? अरे ये बकते हैं तो बकने दीजिए। सूरज पर धूल फेंक कर कोई भी उसके प्रकाश को धीमा नहीं कर सकता। धीरे धीरे राम नारायण, प्रेम नारायण और मिस्टर शुक्ला खिसक गए। अब वहां मैं, सत्येंद्र और भगवती प्रसाद जी रह गए। हम लोग भी घर की ओर चले और रास्ते में भगवती प्रसाद जी ने मुझे संबोधित करके कहा, रामेश्वर जी, तुम में इतना साहस नहीं कि इनके मुंह पे थप्पड़ लगा देते? वे तो तुम्हारे ऊपर भी लांछन लगा रहे थे। मुझे तो ऐसी बातें कहते तो मैं तो बिना मारे ना रहता। मेरे मुंह से कोई बात ना निकली। सच बात तो ये थी कि मिसेस चोपड़ा मेरे लिए भी एक पहेली सी थी। आज साल भर से मैं उनके घर रोज जाता हूँ। वो सदा प्रसन्न मुद्रा में मेरा स्वागत करती थी। उनकी वाणी में मिठास थी। चितवन में वो मोहकता थी कि कभी कभी मैं ये शक करने लगता था कि शायद उनका मेरे साथ अनुचित तरह का प्यार है। किंतु दूसरे ही क्षण में होश में आ जाता जब मैं देखता ठीक वैसा ही व्यवहार वो दूसरों के साथ भी करती। वो इतनी मिलनसार थी, स्वभाव में इतनी मधुरता थी कि हर एक मिलने वाला यही सोचता हुआ था कि उसके साथ ही ऐसा व्यवहार किया गया है। और साथ ही दुष्प्रकृति वाले ये सोचते कि वो उन पर आसक्त है, इसलिए ऐसा मधुर व्यवहार करती है। मिस्टर चोपड़ा लाहौर के रहने वाले बहुत ही उन्नत विचार के सज्जन पुरुष थे। वे कुछ साल पहले यहाँ इंजीनियर बनकर आए थे। बड़े ही नेक, मिलनसार और उदार चरित्र पुरुष थे। स्त्री भी उनकी उन्हीं के अनुरूप थी। उन्होंने किसी विद्यालय में कोई डिग्री तो ना हासिल की, फिर भी उनकी शिक्षा बहुत ऊंची, विचार और बहुत परिपक्व और आदर्श महान थी।
पति पत्नी में दोनों में ही बहुत प्रेम और विचारों में बड़ी समानता थी। ये एक आदर्श जोड़ी थी। मिसेस वीणा चोपड़ा अपने माता पिता की अकेली संतान थी। उनके पिता सुधारक सभा के प्रेसिडेंट थे। वो पुरानी लकीरों के फकीर ना थे। वीणा अपने पिता के साथ साथ छुटपन से ही सभा सोसाइटियों में जाती थी और अक्सर व्याख्यान भी दिया करती थी। स्त्री पुरुष उससे उसके लिए समान थे। वो पुरुषों से भी उसी प्रकार निसंकोच भाव से मिल सकती थी जैसे स्त्रियों से। लेकिन छिड़े हुए समाज में वीणा का ये इस प्रकार का निसंकोच भाव से पर पुरुषों से मिलना, अकेली सभा सोसाइटियों में चले जाना और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अकेली वापस आना पाप हो गया। पहले तो लोग कुछ अधिक ना कह सकते थे, किंतु इधर जब से शूतोदारणी सभा का निर्वाचन हुआ और शहर में इतने महानुभावों के रहते हुए भी सभा की अध्यक्ष वीणा देवी चुनी गई और इस सिलसिले में उन्हें बहुत से व्यक्तियों से मिलना जुलना पड़ा, बहुत सी जगह आना जाना पड़ा। तो ऐसे में लोगों को बड़ा बुरा लगा। लोगों को तो खुलेआम बकने का मौका मिल गया, जिन्हें वीणा की चाल ढाल नापसंद थी। उन्हें वीणा का दिया हुआ सम्मान फूटी आंख ना सुहाता था। एक दो तीन चार नहीं, वीणा के साथ जिसने भी सहानुभूति प्रदर्शित करी, जिस किसी ने उसके साथ घंटे आधे घंटे बात की, वो वीणा का प्रेमी हो गया। दूसरे दिन मिसेस चोपड़ा के यहाँ वर्षगांठ का समारोह था। 4 बजे कुछ स्त्री पुरुषों को सम्मिलित भोज था। हम लोग सब पहुंचे पर मिसेस चोपड़ा न थी। मालूम हुआ कि वो रात से अस्वस्थ हैं, इसलिए खुद इस भोज में शामिल नहीं हो सकती। बीच में कई सज्जनों ने उनसे मिलकर सहानुभूति और धन्यवाद देना चाहा, पर मिस्टर चोपड़ा ने यह कहकर टाल दिया कि वो इस समय मिल ना सकेंगी। आप लोगों के आने की कृपा के लिए धन्यवाद देता हूँ। सब लोग के जाने के बाद मैंने भगवती प्रसाद और सत्येंद्र ने मिसेस चोपड़ा के ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। वो बैठी हुई अपने बच्चों को कपड़े पहना रही थी। मुझे देखते ही आदर प्रदर्शित करते हुए उन्होंने अभिवादन किया। भगवती प्रसाद और सत्येंद्र को उन्होंने कुछ ना कहा, पर वे लोग बहुत समीप जाकर बैठ गए। मैं समझ चुका था कि इनका संबंध कितना घनिष्ठ है। भगवती प्रसाद ने पूछा, क्या सचमुच में आपकी तबीयत खराब थी? मिसेस चोपड़ा बोली कि नहीं, पर मैं इन लोगों के पास बैठने में अपना अपमान समझती हूँ। अब तो भूल ही हो गई। अब आप देखेंगे कि मेरे यहाँ कुछ गिने गिने मित्रों को छोड़कर कोई दूसरा ना आ सकेगा। उनके स्वर में गंभीरता थी। उनके चेहरे पर कुछ ऐसी शांति, ऐसी निष्ठा और ऐसी गंभीरता थी कि हम लोगों को कुछ कहने का साहस ना हुआ। वो किसी काम से अंदर चली गई और इसी अरसे में भगवती प्रसाद ने मुझे एक पत्र दिखलाया। पर सिरनामे की जगह कुछ न था। मजनू कुछ इस प्रकार था, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 1000 मुंह से आपकी प्रशंसा करूं तो भी नहीं कर सकता। मैं आज आपके इस प्रणय की भीख मांगता हूं। आप तो दाता हैं और आपकी दानशीलता प्रसिद्धि पा चुकी है। क्या मुझ भिखारी को भी संतुष्ट करेंगी? यदि आपने कृपा ना की तो मैं बेमौत मर जाऊंगा। अनुजा। नाम किसी का ना था। नीचे जो उत्तर भेजा गया था उसकी प्रतिलिपि भी। मैंने स्वप्न में भी ना सोचा था कि आप मनुष्य के रूप में साक्षात हैं। अपने मित्र की स्त्री को ये ऐसी कुभावना रखने के बजाय आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। कृपा करके आप मेरे यहाँ कभी तशरीफ ना लाएं। पढ़कर मैंने विस्फारित नेत्रों से भगवती प्रसाद की ओर देखा। उन्होंने पूछा कि पहचानते हो ना कि ये हस्तलिपि किसकी है? मैंने कहा कि हाँ हाँ, अच्छी तरह। भगवती प्रसाद ने कहा कि तो फिर ऐसा कुछ खाकर वो उसके खिलाफ ना बकेंगे तो क्या करेंगे? और भी हैं तो वो बिना दिमाग का पहले नंबर का उल्लू। फिर वो अपने 10-5 साथियों के दिमाग में भी उसने ऐसी भावनाएं भर दी तो आश्चर्य ही क्या है। किंतु आप जिसे इस हृदय व्यक्ति से पूछे कि उसकी धरना मिसेस चोपड़ा के विषय में क्या है,
आपको बतलाएगा। मैंने देखा कि भगवती प्रसाद की बातें अक्षरशः सत्य थीं। अपनी शक मिटाने के लिए, अपना खिसियानापन दूर करने के लिए मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्तियां नीच से नीच काम करने में नहीं हिचकती। मिसेस चोपड़ा ने प्रवेश करते हुए कहा कि ये किसकी जन्म पत्री देखी जा रही है, और सत्येंद्र ने हंसते हुए कहा कि मिस्टर शुक्ला की। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी दुनिया। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं और आपको कहानी सुनने का शौक है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और कहानी के साथ।